लोकसभा माननीय ओम बिरला जी कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। वैश्विक हिंदी परिवार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के समापन समारोह में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गणमान्य अतिथि कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। हम अनुशासन बनाए रखें और अपना स्थान ग्रहण कर लें। व भारतीय भाषा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी आ चुके हैं। हम इस प्रांगण में उनका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन कीजिए। के कार्यक्रम के अध्यक्ष व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय श्री राम बहादुर राय जी मंच पर उपस्थित हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगी कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद आदरणीय श्री श्याम परांडे जी भी मंच पर हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वैश्विक हिंदी परिवार के निदेशक श्री विनयशील चतुर्वेदी जी का मंच पर आने के लिए अनुरोध। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राष्ट्रीय संयोजक श्री ए विनोद जी का भी मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कुछ ही देर में हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि इस प्रांगण में आ रहे हैं और आज के समापन समारोह के साक्षी बनेंगे आप सब लोग। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन का ये समापन समारोह है। वैश्विक हिंदी परिवार के निदेशक श्री विनयशील चतुर्वेदी जी से अनुरोध कि मंच पर आ जाएं।
निदेशक श्री विनयशील चतुर्वेदी जी का मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम प्रकाश बिरला जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अध्यक्ष लोकसभा माननीय ओम बिरला जी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार फिर से कार्यक्रम के अध्यक्ष व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष माननीय राम बहादुर राय जी का मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। विशिष्ट अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राष्ट्रीय संयोजक श्री ए विनोद जी का भी मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद आदरणीय श्री श्याम परांडे जी का भी मंच पर अभिनंदन और स्वागत है। और वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष सम्मेलन के निदेशक श्री अनिल जोशी जी का भी मंच पर अभिनंदन और स्वागत। और वैश्विक हिंदी परिवार के निदेशक श्री विनयशील चतुर्वेदी जी का भी मंच पर स्वागत। और अब राष्ट्रगान होगा, सभी से अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। ज्योतिर्मय प्रांगण जगमग नव प्रकाश, भीतर सत्य समाहिता गुंजित गगन आकाश। ज्ञान प्रकाश से प्रांगण को आलोकित करने के लिए दीप प्रज्वलन हेतु सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध। दीप प्रज्वलित करते हुए शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपा त्वं देहि कल्याणं देहि सर्वान् मनोरथान्, यावत् करं समाप्येत तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे गणमान्य अतिथि श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येम। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी के स्वागत के लिए वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी व भारतीय भाषा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष
श्री रवि टेकचंदानी जी से अनुरोध कि वे आएं और माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी का स्वागत करें। पीछे से जाना। स्वागत करते हुए आदरणीय अनिल जोशी जी और रवि टेकचंदानी जी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी अंग वस्त्र से स्वागत करते हुए आदरणीय अनिल जोशी जी, वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के निदेशक। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी पूर्व सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी से कि वे मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन चलता रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए तालियों से। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के स्वागत के लिए आदरणीय प्रोफेसर रमेश गौड़ जी को आमंत्रित करती हूं, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीन हैं। ये मोमेंटो भी सर। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक श्री विनोद जी के स्वागत के लिए फिर से एक बार मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष श्री रवि टेकचंदानी जी को। स्वागत आपका। एक बार मंच पर सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत और आज के समापन समारोह के साक्षी बन रहे आप सब लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। और अब अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन की स्मारिका हेतु सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध कि वे स्मारिका का विधिवत रूप से यहाँ पर लोकार्पण करें। और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ इस स्मारिका की संपादिका सुनीता पाहूजा जी और सीएम भगत जी को, डॉक्टर सीएम भगत जी को। आइए चंद्रमोहन भगत जी मंच पर आइए। आप दोनों का इस स्मारिका में विशेष सहयोग रहा है। ये इस पत्रिका की संपादक हैं सुनीता पाहूजा जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। आगे चलिए। स्मारिका का लोकार्पण करते हुए हमारे गणमान्य अतिथि सुनीता पाहूजा जी ने इस स्मारिका का संपादन किया है और ये मॉरिशस में द्वितीय सचिव के पद पर कार्य करके आई हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत। जीवन गति सिंचित सुविचारित विनयशीलता कर्मठ विहारित। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ।
स्वागत उद्बोधन हेतु वैश्विक हिंदी परिवार के निदेशक श्री विनयशील चतुर्वेदी जी को मंच पर सादर आमंत्रण। आप सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर होते तो हैं। और ऐसे ही एक हमारे बीच मान्य मुख्य अतिथि के तौर पे मंच पर विराजमान हैं हमारे सर्वप्रिय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत कर दीजिए। सर, हृदय से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मंच पर ए विनोद जी जो पूरे देश में भारतीय संस्कृति के उत्थान में लगे हुए हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ ही श्री राम बहादुर राय जी जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नहीं पूरे विश्व में एक अलख जगाने का कार्य किया है भाषा और हिंदी के क्षेत्र में। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सर। साथ में श्री विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली में रहने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इनसे परिचित नहीं है। परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि काम में लगे हैं जो होकर निष्काम, काल की शिलाओं पर वही खुदे नाम। और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य वही हैं जो काल की शिलाओं पर अपने हाथ से वो अक्षर अंकित कर जाते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। साथ में श्री श्याम परांडे जी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव, सचिव सेवा इंटरनेशनल के, और साथ ही साथ जो 4 प्रमुख संस्थाएं इसका यहाँ पर स्वागत कर रही हैं, इसका आयोजन कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वैश्विक हिंदी परिवार और भारतीय भाषा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। हमारे अध्यक्ष जिनको कौन नहीं जानता, कर्मठ हैं, और ये बड़ा ऐसा सम्मेलन जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति ने किया हो और जिसका समापन माननीय लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हो, इतना बड़ा सम्मेलन बिरला ही दिल्ली में कहीं होता होगा। और 3 दिवसों तक अनवरत जो बिगुल बजा है, जो एक अलख जगी है भारतीय भाषाओं की एकरूपता को, भारतीय संस्कृति को जोड़ने का और हिंदी के प्रचार प्रसार का, इससे बड़ा अवसर, इससे बड़ा मैं सोचता उत्सव मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली में होता हुआ मैं कहीं देखता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। साथ ही साथ आप 3 दिनों तक आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग दिया है, आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विनयशील जी। जब प्रकाश होता है तो आकाश होता है और अनिल में शीतल प्रभास होता है। यानी कि वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के निदेशक और हम सब के भीतर उत्साह भरने वाले आदरणीय अनिल जोशी जी को सम्मेलन निष्कर्ष हेतु मंच पर सादर आमंत्रण। जोरदार तालियों से अभिनंदन होता रहे। माननीय संसद अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राम बहादुर राय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास श्री ए विनोद जी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्री श्याम परांडे जी, हमारे साथी श्री विनयशील जी। जैसा श्री विनयशील जी ने बताया कि ये सम्मेलन तो वास्तव में धन्य हो गया कि जिसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने किया हो और जिसके समापन समारोह में हमें मार्गदर्शन मिल रहा हो माननीय ओम बिरला जी का, माननीय विजेंद्र गुप्ता जी का, तो वो सम्मेलन तो अपने आप में ही सफल हो गया। इस सम्मेलन में 40 के लगभग सत्र हुए। इस सम्मेलन के जिन 5-6 प्रमुख जो बिंदु हैं, डायस्पोरा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आज भी आपके सामने जापान से, नेपाल से, श्रीलंका से,
यूके से, अमेरिका से, कनाडा से, नीदरलैंड से, थाईलैंड से 25 से अधिक देशों के लोगों ने इस सम्मेलन की अपनी शिरकत की। ऐसे ही भारत के 15 से अधिक प्रांतों के लोग, क्योंकि ये भारतीय भाषा का विमर्श था, उन्होंने चाहे तेलुगु से, तमिल से, मलयालम से, और उन भाषाओं के सत्र भी हुए। तो अपने आप में एक समग्रता लिए हुए ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर मुख्य रूप से विचार हुआ वो वास्तव में भारतीय भाषाओं को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। और ध्यान चूँकि एक विशेष रूप से युवाओं पर था, इसलिए एक समानांतर सत्र में लगभग 20 एक सत्र युवाओं पर केंद्रित रहे, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और देश के समस्त विश्वविद्यालयों ने उसमें भागीदारी की। जिन विषयों पर, जैसे कहा कि भाषा, साहित्य की बात करें तो देश के सबसे प्रमुख कम से कम 5 लोग ऐसे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, देश के सबसे चर्चित साहित्यकार, चाहे गगन गिल हैं, ममता कालिया हैं, चित्रा मुदगिल हैं, सब लोगों की इस सम्मेलन के अंदर भागीदारी रही। तो उस रूप में जब हम शिक्षण की बात करेंगे तो आज सुबह शिक्षण का सत्र चल रहा था, जिसमें 10 देशों के जो प्रोफेसर्स हैं वो विदेशों में हिंदी शिक्षण कैसा होना चाहिए इस विषय के ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय भाषाओं की मैंने बात की तो भारतीय भाषाओं की दृष्टि से भारतीय भाषा विभाग जो दिल्ली विश्वविद्यालय का वो केंद्र में था, भारतीय भाषा मंच जिसके संरक्षक श्री ए विनोद जी हैं, उन्होंने देश भर से भारतीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया, उन लोगों ने उस पर भागीदारी की। और कुल मिलाकर जो कुछ निष्कर्ष ऐसे निकले कि जिसके आधार पर इस भारतीय भाषाओं के इस अभियान को देश विदेश में ले जाया जा सकता है, उसको कुछ बिंदु रूप में मैं रखता हूं। एक तो विदेशों में, और जो मैं बिंदु रखने वाला हूं उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि कल इसी सभागार में माननीय अतुल कोठारी जी, श्री राम बहादुर राय जी थे, पद्मश्री मिजो कामी जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और उसी प्रकार के हमारे जो साथी थे सक्रांत सानू जिनकी पुस्तकें सबसे ज़्यादा भारतीय भाषाओं पर पढ़ी जाती है, वो सब लोग थे। और उन सब लोगों के विचारों के आधार पर कुछ बातें ऐसी कि आगे की कार्य योजना क्या हो, और वो कार्य योजना व्यवहारिक हो। जैसे विदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए सबसे बड़ी समस्या पाठ्यक्रम है, तो अब 1 महीने के अंदर लगातार 1 वर्ष से काम चल रहा है, हिंदी के लिए दुनिया में पढ़ाए जाने वाला 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पुस्तक के रूप में अगले 1 महीने में आप सब लोगों के सामने होगा। विदेशों में जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हिंदी कक्षाओं की 4 हिंदी कक्षाएं, 4 दिन में, सप्ताह में 4 हिंदी कक्षाएं प्रति सप्ताह निःशुल्क रूप से दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। 3 कक्षाएं अभी चल रही हैं, इन कक्षाओं की संख्या 4 होगी, तो विदेश में हिंदी शिक्षण की कक्षाओं का एक बड़ा नेटवर्क होगा। प्रवासी साहित्य पर कई सत्र हुए, तो प्रवासी साहित्य का दस्तावेजीकरण, इतिहास हम सब लोगों के सामने हो, उसकी दृष्टि से प्रयास हो रहा है। भारतीय भाषाओं का एक थिंक टैंक हो, जो कि भारतीय भाषाओं की इस दृष्टि से क्या करना है, इस दृष्टि से विचार करे। माननीय अतुल कोठारी जी ने कल ये बात विशेष रूप से रखी कि भारतीय भाषाओं का एक सेक्रेटरिएट दिल्ली के अंदर विकसित किया जाए, और उसके लिए व्यवहारिक रूप से हम लोग प्रयास करें। सिर्फ बात ना हो, भारतीय भाषाओं की स्थिति के बारे में प्रकाशन भी एक दस्तावेज के रूप में, प्रकाशन और पुस्तक और पत्रिकाओं के रूप में हमारे सामने हो। ज्ञान विज्ञान में लेखन हो, तो मानक पुस्तकें अगले 2-3 वर्षों में जो यूजीसी प्रयास कर रही है, जो एनसीईआरटी प्रयास कर रही है, सभी मानक पुस्तकें भारतीय भाषाओं के अंदर उपलब्ध हों। भारतीय भाषाओं में जो वोकेशनल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, जिसकी हम बात करते हैं, कुछ पहल भी की गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कहीं कमी आ रही है तो क्या कमी आ रही है, चुनौती क्या है। जोधपुर में जो बीटेक की शिक्षा चल रही है, उसके जो प्रोफेसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उसने इन सम्मेलन में भाग लिया। भारतीय भाषाओं की विभिन्न अकादमियों और विश्वविद्यालयों के भारतीय भाषा विभागों को समृद्ध करना। और विशेष बात जो माननीय संसद के सभापति जी के बारे में के समक्ष में रखना चाहता हूं, वो ये है कि ये इस बात की भी चर्चा हुई कि इस विषय के अंदर भारतीय भाषाओं को लोगों तक ले जाने में सांसदों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि उस भूमिका विशेष रूप से इसलिए कि सरकार कुछ सोच रही है, लेकिन समाज को उसके लिए तैयार करना ये हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों का
बहुत बड़ा दायित्व हो सकता है और वो उस विषय में मदद कर सकते हैं। तो ये एक बात है। बोलियां जो हमारी बोलियां हैं, तो उन बोलियों में और भाषाओं में जो अंतर संबंध है, उस स्थिति में अभी तक विचार नहीं हो, तो एक बड़े व्यापक रूप से उनको जोड़ा जाए और प्राथमिक और प्रोफेशनल स्तर पर भी भारतीय भाषाओं को जोड़ा जाए और इसमें केंद्रीय भूमिका युवाओं की हो और प्रौद्योगिकी की हो। तो इस तरह के कुछ मुद्दों पर विचार हुआ जिस पर ठोस कदम हम लोग उठाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन है, ये भारतीय भाषाओं को भारत में भी स्थापित करेगा, युवाओं में भी स्थापित करेगा और दुनिया में भी ले जाएगा। मैं अपनी बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी उसी बात से समाप्त करता हूं कि युवाओं को जब जोड़ना है तो हम कहते हैं कि वो एक शख्सियत है जो जवाब भी है और सवाल भी, और वो एक चिंगारी है जो राख भी है और मशाल भी। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी है, सवाल भी, और वो चिंगारी है जो राख भी है, मशाल भी। उनको आना है और हमको बुलाना है। वो जो हैं वो हमारा, वास्तव में हमारे देश का, हमारा भविष्य है। तो इसलिए सबसे प्रमुख बात यह है कि युवाओं और प्रौद्योगिकी से भारतीय भाषाओं को जोड़ना है और उसी में मैं समझता हूँ कि आने वाले भविष्य की हमको तस्वीर दिखाई देती है। आप सब इस सम्मेलन में जुड़े। मैंने अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये सम्मेलन एक इवेंट नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है, एक मिशन है। और जो ये लोग सामने बैठे हैं देश से विदेश से, अपने पैसे से खर्च करके दुनिया से के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं, तो ये अभियान एक कड़ी है जो हमेशा चलती रहेगी। आप सब लोगों का आशीर्वाद और शुभकामना हम सब लोगों को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। राष्ट्र चेतना स्वरमुखर, संस्कृति सभ्यता सदाचार झर झर। मंच पर सादर आमंत्रण। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित करने वाले राष्ट्रीय संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास श्री ए विनोद जी। तालियों से अभिनंदन कीजिए श्री ए विनोद जी का। रत्नागरां दौदपदां हिमालय क्रीडिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाड्यां वंदे भारतमातरम्। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा भारतीय भाषा सम्मेलन के इस समापन सत्र में मंच में विराजित अपने लोकसभा का सभापति ओम बिरला जी, राम बहादुर जी, दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष वीरेंद्र जी, श्याम पांडे जी, अनिल जोशी जी, विनय जी, और विश्व भर से आए हुए भारतीय भाषाओं का प्रेमी और उद्भाषक सभी को सादर नमस्कार। इस आयोजन का मुख्य शिल्पी अनिल जोशी जी ने कहा, इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है। ये केवल एक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है, सम्मेलन के लिए सम्मेलन नहीं है, सब मिल जुलने के लिए नहीं। वो ज़रूर होना चाहिए, मिलना जुलना बातचीत करना, वो आनंद की बात है, लेकिन इसका क्या क्या विषयों पर चर्चा संवाद सुझाव आ गया, उसका स्मारिका भी आ गया, लेकिन इसमें सीमित नहीं हो। इसका अनुवर्ती से ही काम का स्वरूप, काम का आविष्कार होता है। कुछ कुछ विषय उन्होंने रखा है, जैसे भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार और उसके स्थापित करने के लिए शिक्षा में पाठ्यपुस्तकों के बारे में, कैसे भारत में सरकारी तौर पर क्या क्या काम चल रहा है, उसके हम कैसे सहयोग कर सकता है। मेरे मन में और दो विषय हैं। एक माह के प्लस 1 महीना 10 मिनट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व में मूल एक भारतीय भाषा को
शासन प्रशासन शिक्षा क्षेत्र में पुनर्स्थापन करने के लिए नौजवानों का एक आंदोलन का याद ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बांग्ला भाषा का उसी समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ आंदोलन किया है अपनी भाषाओं के लिए। इसके स्मरण से अभी यूएन ने गत 25 ईयर्स से विश्व मातृभाषा दिवस का आयोजन कर रहा है। कब विश्व मातृभाषा दिवस कुछ एकेडमिक काम चलते रहते थे, कब शिक्षा संस्कृत उद्यान्यास और भारतीय भाषा मंच ने वो लगातार जमीन पर लाया है। अभी विश्व भर में भारत में भारतीय भाषाओं का एकात्मता विषय लेकर एकेडमिक काम चलता है, जनजागरण का काम चल रहा है, और बीच में भारतीय भाषाओं का एकात्मता का अनुभूति, ये केवल अकादमिक विषय नहीं है, एक अनुभूति का आध्यात्मिक विषय है। क्या इस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन का एक अनुवर्ती के रूप में क्या हम अभी 15 राज्यों से आया है, पूरे भारत के राज्यों से आया है, क्या हमको ऐसे सोच सकते हैं अपनी अपनी स्थानों में भारतीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में क्या उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का हो सकता है, लेकिन पूरे भारतीय भाषा समूह वहाँ एकत्रित करके भारतीय भाषाओं का एक सम्मेलन उसी स्थानों में कर सकता है। एक मेरा मन में एक विषय है। और बाद में भारत में 2 प्रमुख रूप से, कल तो हिंदी विश्व हिंदी दिवस डे और सितंबर में हिंदी दिवस है, वो संवैधानिक रूप में हिंदी को हमने अपना संघ के भाषा उसी रूप में लिया है। इसलिए पूरे भारत के अंदर केवल नहीं, भारतीयों के बीच में संबर के भाषा के नाते क्या इसको बल देने के लिए पूरे विश्व में सहयोग परिषद है, हिंदी परिवार है और बाकी कितना हमारा डायस्पोरा है, उसी के माध्यम से भारत के अंदर और बाहर हिंदी के प्रचार प्रसार प्रभाव विकास के लिए हिंदी को एक विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास उस विषय लेकर कर सकता है, देखना है। तीसरा, भारत के भाषाओं के अंदर ये अंदर संवाद और एकात्मता का अनुभव के लिए दिसंबर 11 को राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती जी का जन्मदिन, उसको भारतीय भाषा दिवस ऐसे घोषणा की है सरकार ने। भारतीय भाषा समिति के और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इस पर बहुत काम शुरू किया है। क्या भारतीय भाषा दिवस हम अपने अपने स्थानों में, भारत के बाहर भी अंदर भी, इसके एक अनुवर्ती काम के रूप में कर सकता है। ये 3 भाषा विषय संबंधित 3 दिन का मैंने उल्लेख किया है। शिक्षा संस्कृत उद्यान्यास का ये हमेशा ये मान्यता है, हम कोई सिद्धांत बोलने में कुछ नहीं हो सकता है, व्यावहारिक रूप में वो कुछ प्रयोग करना है। इस सम्मेलन से प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा से नया प्रयोग शुरू करना है। ये प्रयोग का परिणामकारी प्रयोग होना चाहिए। भाषा के विषय लेकर न्यास ने 3-4 प्रयोग में उल्लेख करना चाहता हूँ। जैसे शासन प्रशासन में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमने इंदौर में शासन प्रशासन का सभी काम, वहाँ से मार्केट का वो लेकर सभी भारतीय भाषाओं में करने के लिए हमने कोशिश किया। इस प्रकार में यहाँ अपने लोकसभा का सभापति भी है और दिल्ली का विधानसभा का सभापति है, दोनों के समूह एक विषय रखना चाहता हूँ। अनिल जी भी कहा है, क्या अपनी संसद, अपनी विधानसभा में क्या पूरे भारतीय भाषाओं के लिए, दिल्ली भी इसी प्रकार का एक बहुभाषी संसद है, विधानसभा है,
इस प्रकार अपनी भाषाओं में बोलना हो सकता है, क्या इसका कुछ नया प्रयोग कर सकता है, उसमें भी हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारतीय भाषाओं का पुनर्स्थापन का इस यात्रा में एक कदम आगे जा सकता है। इतना मेरा मन में 2-3 विषय आया है, उस सबके सामने रखकर मेरा वाणी का विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय। जब हम बात करते हैं सहजता की, जब हम निर्झरी से बहते हैं बिना किसी राग द्वेष के, और जब वो शांत स्वर में कहते हैं और पूरा ब्रह्मांड श्याममय हो जाता है, मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम परांडे जी को, जो कि महासचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए स्वागत कीजिए। सभा को मेरा प्रणाम। मंचासीन महानुभाव माननीय ओम बिरला जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे साथी अनिल जी जोशी, विनयशील जी और विनोद जी, सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाषा प्रेमी, भाषा कर्मी, भारतीय भाषाओं के लिए सतत तपस्या करने वाले सभी बंधु भगिनीगण, किसी भी संस्कृति का, सभ्यता का चिंतन उस देश की भाषाओं में ही हो सकता है। मैं महाराष्ट्र से हूं, बचपन में कुछ बातें सुनी। आप सब जानते हैं संत ज्ञानेश्वर नाम, वो कहते थे, हे विश्वची माझे घर, सारा विश्व मेरा घर है, वसुधैव कुटुंबकम मराठी में। और एक संत जिनका नाम आप सुनते हैं, समर्थ रामदास, जो शिवाजी के गुरु कहलाते थे, वो जब उन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया था, 7 वर्ष की आयु थी, घर से भाग गए। एक दिन ढूंढा ढूंढा तो एक पहाड़ी के गुफा में बैठे थे। तो जो ढूंढने गए थे उन्होंने पूछा, अरे नारायण, उनका नाम नारायण था, नारायण क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, चिंता करी तो विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूँ। ये भारतीय मानस भारत के बाहर आपको मिलेगा नहीं। 7 वर्ष का और 12 वर्ष के ज्ञानेश्वर यदि जब ऐसी बातें कह रहे हैं, तो वो कितना गहनता से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने संस्कृति में, अपने सभ्यता में घुल मिल गया है, हम जान सकते हैं। भारत प्रख्यात था, भारत के व्यापारी विश्व भर में संचार करते थे, जहाज़ों में जाते थे, पैदल चलते थे, साइबेरिया से गए हुए हैं और ऊंची ऊंची समुद्र की लहरों से निडर होकर गए हुए हैं। जैसे ह्यूएन त्सांग ने लिखा हुआ है कि मैं आते वक्त तो हिमालय से आया और जाती वक्त वो नागापट्टिनम तमिलनाडु से और उनकी चीन की देश की तरफ जहाज से गए। तो भारतीय नाविक डरता नहीं था, वो मध्य समुद्र से जाता है। अभी भी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो किनारे किनारे ही चलते हैं, किनारा दिखना चाहिए, इतने दूर से जाते हैं। लेकिन उस समय, आज से 1200 साल 1500 साल पहले तो ये थे, ऐसे लोगों के हम पुरखे। और गए तो केवल व्यापार नहीं किया, व्यापार के साथ साथ ज्ञान का, संस्कृति का आदान प्रदान किया। और ये कर सके कारण उनके पास ज्ञान था, उनके पास संस्कृति सभ्यता थी, और एक मंत्र था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, उसको लेकर चले हुए थे। तो इस मिशन पर हम सब हैं। और भारतीय भाषाएं
उसका दर्पण है। वहीं बोलती है, इन भाषाओं में हम हमारा मन, हमारी सारी संपदा, बौद्धिक संपदा उसमें से प्रकट होती है। और आज हम यहाँ पर इन 3 दिवस में हमने जो सुना है, तो मेरे मन में पूरा विश्वास जाग गया कि जिस पथ पर हम चल चुके हैं वह जरूर यशस्वी होगा। हमने यदि कहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके लिए आधार जिसके सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है वो है, लेकिन उसको व्यक्त स्वरूप करने वाला, उसको व्यक्त स्वरूप देने वाला जो भारतवंशी समाज भारत के बाहर बैठा हुआ है, करीब 3 से 4 करोड़ लोग हैं और भारत के सभी प्रांतों से गए हुए हैं। सभी भारतवंशी समाज से मेरी यह अपील है कि वो भारतीय भाषाओं का उपयोग करें, उसमें स्थानिक समाज को भी जोड़े उससे, और उसके कारण अपनी संस्कृति उनको सामने वाले को समझ में आएगी। आज गत 12-14 वर्षों से 11 वर्षों से जो हम बदल अनुभव कर रहे हैं, वो तो ऐसा है कि सारे डायस्पोरा भारतवंशी लोग आज सर उठाकर उन देशों में चल रहे हैं, स्वाभिमान के साथ चल रहे हैं। वातावरण यह निर्माण हुआ, कारण भारत में वह स्वाभिमान की बात चली, स्वदेशी की बात चली, अपने देश की भाषाओं की बात चली, अपने देश के ज्ञान की बात चली। उसके कारण विश्व भर में भारतीय समाज को यह स्वाभिमान मिला। तो हमने यह भूलना नहीं चाहिए कि यह अपना कर्तव्य है कि उस समाज को, भारत के बाहर बैठे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचकर और उनको इस सम्मेलन से जोड़कर अपना कार्य वर्ष भर चलता है। इस बार यदि कुछ भाषा के लोग आए हुए हैं, 10-12 भाषाओं के, अगली बार 22 की 22 भाषाओं के प्रतिनिधि यहाँ होने चाहिए, उन भाषाओं पर चर्चा होनी चाहिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए। और उसको मन में लेकर हम आज के इस समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप सबको धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद ओम प्रकाश बिरला जी को देता हूँ कि आप आए। साभार। धन्यवाद आदरणीय। जनहित जनमानस गहन प्रवीण, विजयी रथ सारथी हर दिन नवीन, यानी कि विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी को मंच पर तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। जोरदार तालियां आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी के लिए। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, माननीय श्री श्याम परांदे जी, आदरणीय श्री अनिल जोशी जी, आदरणीय श्री ए विनोद जी, माननीय श्री विनयशील चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अनीता वर्मा जी जो मंच का संचालन कर रही हैं, और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वानों, लेखकों, भाषाविदों, सांस्कृतिक चिंतकों, भारत और विदेश से पधारे हुए विशिष्ट प्रतिनिधियों, आयोजन संस्थाओं के सभी सदस्यों और सभी मेरे साथी बहनों और भाइयों, आज बहुत हर्ष हो रहा है कि तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 के समापन सत्र में मुझे यहाँ माननीय बिरला जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का अवसर मिला है। भारतीय भाषाओं की जो बात यहाँ अभी परांदे जी ने कही,
विनोद जी ने कही कि सभी भारतीय भाषाओं का अगले वर्ष जो है समावेश होना चाहिए, और ये वास्तविकता में भारतीय भाषाओं के सम्मान का विषय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान के साथ साथ ये हमारे स्वाभिमान का विषय भी है। हमारी भाषाएं विश्व में जिनका अपना एक स्थान है, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं पद्मश्री में उनके साथ मुझे मंच नीचे बैठने का अवसर मिला जो जापान से आते हैं, और उनका भारतीय भाषाओं के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनके मनोभाव है वो वास्तविकता में ऐसे महान व्यक्तियों के कारण ही हमारी भाषा का विश्व में स्थान बनता है, और इसलिए हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के आयोजन में जिन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों का सतत परिश्रम और दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी हैं। यहाँ पर मैंने जैसे अभी जिक्र किया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डीन प्रशासन हैं जो रमेश जी, और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के निदेशक श्री अनिल जोशी जी, प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की भारतीय भाषा विभाग के डीन, इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वैश्विक हिंदी परिवार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषाएं विभाग को भी साधुवाद देता हूँ। भारतीय भाषाओं की चर्चा करना वास्तविकता निरंतरता की चर्चा करना है। हमारी भाषाएं न तो एक रास्ता में विकसित हुई हैं और न ही अलग थलग, सदियों से विविध प्रदेशों, समुदायों, आस्थाओं और ज्ञान परंपराओं के परस्पर संवाद ने इन्हें आकार दिया है। अनेक भाषाएं आज प्रचलन में भले ना हों, किंतु उनकी साहित्यिक और वैचारिक विरासत जीवित भाषाओं को आज भी आलोकित कर रही हैं। इस अर्थ में भारतीय भाषाओं का इतिहास हानि का नहीं बल्कि बहुस्तरीय विरासत का इतिहास है। अनेक भाषाएं ऐसी भी हैं जो बिना लिपि के ही सशक्त रूप में विकसित हुई हैं। आदिवासी और मौखिक परंपराओं ने गीत, कथा और अनुष्ठानों के माध्यम से स्मृति को संजोए रखा। इन भाषाओं में प्रकृति, समुदाय और जीवनोभाव से उपजे ज्ञान के विशिष्ट रूप संरक्षित है। इनका अस्तित्व हमें यह स्मरण कराता है कि भाषा का मूल्य केवल लिखित अभिलेखों या संस्थागत मान्यता से नहीं आंका जा सकता। आज के इस अवसर पर क्योंकि अभी राम बहादुर राय जी का उद्बोधन होना है और फिर आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में ही कहना चाहूँगा। लेकिन इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने इसकी महत्ता को और बढ़ाया है। जैसा अभी बताया गया कि विभिन्न देशों से ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, नीदरलैंड, फ्रांस, मॉरिशस, थाईलैंड और जापान सहित 70 से अधिक देशों के विद्वानों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भारतीय भाषाएं भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर भी वैश्विक बौद्धिक जगत में जीवंत रूप से संवाद कर रही हैं। इस सम्मेलन के समापन अवसर पर मैं आयोजकों और प्रतिनिधियों का हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इन 3 दिनों में गंभीर, अर्थपूर्ण और सृजनशील विमर्श को आगे बढ़ाया। जैसा भी मंच से भी बताया गया, 40 यहाँ पर विभिन्न सत्र हुए। ऐसे सम्मेलनों का वास्तविक मूल्य उस बौद्धिक सजगता में निहित होता है जो आगे चलकर शोध, लेखन, शिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष होती हैं।
मैं इस सम्मेलन की निरंतर प्रगति और इससे जुड़े सभी रचनात्मक कार्यों के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह मंच भाषा के प्रति धैर्य, जिम्मेदारी और संवेदना के साथ आगे भी विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता रहे। इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दिल्ली पधारे वो तमाम प्रतिनिधि जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, वह प्रतिनिधि जो इस सम्मेलन का हिस्सा बने, मैं उनका दिल्ली की धरती पर दिल्ली विधानसभा की ओर से दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपसे फिर मिलने का मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रांगण में उपस्थित सभी का अभिनंदन हुआ। माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा की तरफ से जोरदार तालियां एक बार उनके लिए और आप सबके लिए भी। राममय भया सब जग जानी, जीवन डगर मत प्रगट स्वाभिमानी। राममय यानी कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष, अति सम्माननीय श्री राम बहादुर राय जी का तालियों से अभिनंदन कीजिए। मंच पर स्वागत है। अच्छा, हमारे मुख्य अतिथि माननीय ओम बिरला जी, विधानसभा अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि माननीय विजेंद्र गुप्त जी, विशिष्ट अतिथि ए विनोद जी, श्याम परांडे जी, अनिल जोशी जी, रवि टेक चंदानी जी, प्रोफेसर रमेश गौड़ जी और मित्रों, ये अवसर समापन का है। भारतीय भाषाओं का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने प्रयोजन में कितना आगे बढ़ सका, यह विचार करने का भी अवसर है। और ये प्रश्न अभी नहीं, लेकिन जब भी लक्ष्य और प्रगति का तराजू अपने हाथ में हम लेंगे और देखेंगे कि क्या पलड़ा बराबर है या कहीं इधर उधर झुका हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम ठीक अनुमान लगा सकेंगे कि वास्तव में हमने जो सोचा था, जो विचार विमर्श किया गया, क्या हम वो हासिल कर सके। मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जो आशाएं व्यक्त की गई हैं, जो उम्मीदें प्रकट की गई हैं, मैं चाहता हूं कि वो पूरी हों, लेकिन हमको यथार्थ की धरती पर भी खड़े रहना चाहिए। आदर्श और आशावादिता है, परंतु यह भी देखना चाहिए कि दरअसल हम खड़े कहाँ हैं। जहाँ खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है, सपनों में यात्रा नहीं होती। यह आयोजन भी अपने आप महत्वपूर्ण है और इसे दो बातों से हम साफ साफ समझ सकते हैं कि दरअसल ये कितना महत्वपूर्ण है। नंबर एक, भारतीय भाषाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थात वैश्विक परिधि है, इस आयोजन ने ये साबित किया। और इसी से दूसरी बात निकलती है कि भारतीय भाषाओं की एक वैश्विक परिधि तो है, उस परिधि का केंद्र कौन सा है। तो इस आयोजन में जो जिस भाषा में बात हो रही है
वही इस परिधि का केंद्र भी है और उसको हिंदी कहते हैं। यानी हिंदी ही भारतीय भाषाओं का केंद्र है और ऐसे आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि भाषाओं के केंद्र में जहाँ हिंदी होनी चाहिए वहाँ लोकतंत्र को उपहास का विषय बनाते हुए हमने विवशता की एक बहुत ज़बरदस्त कराह में अंग्रेजी को महारानी के आसन पर बैठा दिया है और वो ऐसा आसन है जहाँ से अंग्रेजी हटने को तैयार नहीं और हम हटाने को भी तैयार नहीं। 75 साल बीत गए हैं इस भारी बोझ को ढोते हुए, लेकिन हम उस बोझ को ढो रहे हैं। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 50 साल, जैसे 75 का मैंने उल्लेख किया, उसका आशय स्पष्ट है, उसी तरह से हमको याद रखना चाहिए 50 साल भी। 50 साल क्यों? क्योंकि जब भारत के आसमान से भारत की धरती पर एक इमरजेंसी नाम का शैतान उतरा और उस इमरजेंसी के शैतान के काल में भारत के हिंदी प्रेमियों ने, भारत के साहित्यकारों ने एक बीड़ा उठाया और पहली बार वर्धा में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। वो जहाँ तक मुझे याद है 9 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक चला था। उसी में एक तारीख है 10 नवंबर जो कल थी। उस 10 जनवरी, हाँ, वो कल 10 जनवरी थी और उस 10 जनवरी को हमने उस सम्मेलन के बाद से विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से याद करते हैं और कल वो आयोजन, कल 10 जनवरी थी। अब ये जो आयोजन हुआ तो हम उस इमरजेंसी के काल में एक बड़ा काम हुआ, इसको हम करीब करीब भूल से गए हैं। लेकिन उस आयोजन में भी और उसके बाद भी और आज तक हिंदी के जो विद्वान हैं, बड़े साहित्यकार हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती रही है और वो चुनौती रही भाषा योजना की किस तरह से भाषा योजना की जो समस्या है उसको हम कैसे हल करें। आप में बहुत लोगों को ये ने पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस समस्या पर बहुत लिखा है, बहुत बोला है और उनके निधन के बाद 1979 में जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटे मुकुंद द्विवेदी ने उनके अप्रकाशित लेखों को जुटाकर भारतीय ज्ञानपीठ से किताब निकाली, भाषा, देश और साहित्य। भाषा, देश और साहित्य मैं पलट रहा था और देख रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सवाल अपने लेखों में उठा रहे हैं, यानी 78-79 में उठा रहे हैं, वे सवाल क्या आज भी मौजूद नहीं हैं? क्या वे सवाल आज भी प्रासंगिक नहीं हैं? हमें ये सोचना चाहिए। और उसमें ही उन्होंने एक सवाल उठाया है जो मैं रोज़ अनुभव करता हूँ। आज उन्होंने उठाया है कि लोकतंत्र की
का तरीका बदल रहा है, और उस लोकतंत्र के बदलते तरीके में लोकतंत्र के मंदिर के मुख्य पुजारी कह लीजिए, और बोलचाल की भाषा में लोकसभा के अध्यक्ष कह लीजिए। ओम बिरला जी ने, जब श्याम परांडे जी ने 22 भारतीय भाषाओं की बात की, तो इनके दिमाग में एक चिंगारी पैदा हुई और मेरी तरफ लौटे और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि आज लोकतंत्र के मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रेमी है, जो हिंदी और भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए उसके मन में एक उत्कंठा है। तुरंत उन्होंने बुला करके अनिल जोशी से कुछ बातचीत भी की। और मैं आपको बताऊं कि लोकसभा की मैंने 18 साल तक रिपोर्टिंग की है और मैंने देखा है और मैं जानता हूं, और मेरा ख्याल है वो सिलसिला अभी भी चल रहा होगा। वो एक उदाहरण है। लोकसभा में अगर केरल का कोई व्यक्ति मलयालम में बोलता है तो तत्क्षण मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी में उसका अनुवाद हो जाता है। ये व्यवस्था अगर लोकसभा में है तो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं हो सकती? भारतीय भाषाओं का नाम लेने मात्र से हम हिंदी और भारतीय भाषाओं को नहीं जोड़ सकते। अभी एक उदाहरण आया है सामने, मैं उसको जब मौका मिलता है तो कहता हूँ। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक उदाहरण पेश किया है। केरल के एक राज्यसभा सदस्य ने उनको पत्र लिखा और उसका जवाब उन्होंने मलयालम में दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस पे खबर छपी। आज भारत सरकार के मंत्रालयों में अगर 22 भाषाओं के अनुवादक नियुक्त नहीं किए जाते तो ये किसका दोष है? मैं तो ये कहूँगा इस मंच से कि अगर भारतीय भाषाओं को सम्मान देना है, भारतीय भाषाओं को चलन में लाना है, तो भारत सरकार को एक बाकायदे एक्ट बनाकर और वे व्यवस्था करनी चाहिए कि हर मंत्रालय में हर भारतीय भाषा का एक अनुवादक हो जो दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके चिट्ठियां आती हैं तो उन चिट्ठियों को दे दिया करें। उसी तरह से जो रोज़मर्रा के जीवन में जो हम देख रहे हैं उसका हमको कोई उपाय निकालना चाहिए। इस तरह के सम्मेलनों से उपाय नहीं निकलेगा। इस तरह के सम्मेलन आपस में आदान प्रदान के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए बाकायदे एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए जो भारतीय भाषा और हिंदी की जो भाषा योजना है उसको कदम कदम पर रिव्यू करे, कदम कदम पर उसके लिए काम करे और इस तरह से पूरे भारत में भाषाएं अपना स्थान, अपना गौरव, अपनी हैसियत पाएं और अंग्रेजी विदा हो। लेकिन आज कहाँ हो रहा है ऐसा? हमको नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे एआई आवे, चाहे मोबाइल फ़ोन आवे, चाहे कंप्यूटर आवे, अपने सीने पर हाथ रख करके आप पूछिए कि क्या इन नई टेक्नोलॉजी से हम अपनी भाषा सीखते हैं? वो उल्टा रहा है। इन नई टेक्नोलॉजी से हम अंग्रेजी के संपर्क से हम सीखते हैं अंग्रेजी, और उस अंग्रेजी को फिर हम हिंदी बना लेते हैं या उस अंग्रेजी को हम दूसरी भाषा में बना लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, मैं ऐसा मानता हूँ। अंग्रेजी के संपर्क से हम सीख रहे हैं, नए शब्द सीख रहे हैं, और जो नए शब्द सीख रहे हैं, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली का पुराना अखबार है नवभारत टाइम्स, अभी उसने बंद किया है,
लेकिन कुछ दिनों पहले तक उसने करीब साल डेढ़ साल तक अगर नवभारत टाइम्स के पिछले पृष्ठ को, बैक पेज को आप पलटते 10-15 दिन पहले तक ये सिलसिला चल रहा था, तो ऊपर जिसको मास्क कहते हैं, ऊपर चैट बीटी के नाम से वो अंग्रेजी के शब्द का और अंग्रेजी के शब्दों का अंग्रेजी में ही नहीं हिंदी में एक तरफ उसका वो शब्द और दूसरी तरफ उस शब्द का अर्थ एक कौन सा अखबार बता रहा था? नवभारत टाइम्स। ये दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की? मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि हिंदी का अखबार अंग्रेजी के शब्दों का प्रचार कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से जो शब्द हम सीख रहे हैं, नई पीढ़ी जिनके बाल पक गए हैं उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जिनके बाल काले हैं, जिनके सामने जीवन का पूरा अभी समुद्र लहरा रहा है, उनके सामने चुनौती है अपने भाषा की। और उस चुनौती को हम इन सम्मेलनों से हल नहीं कर सकते। इन सम्मेलनों से वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बाकायदे एक संस्थान बनाए जो भाषा की समायोजना, भाषा की योजना और भाषा की समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञों को स्थान दे। यही इसी सभागार में ऐसे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो भारत सरकार की सेवाओं में रहे हैं, मंत्रालयों में रहे हैं, और उन्होंने देखा है कि काम की कठिनाइयाँ क्या होती हैं। तो मैं ये इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी भाषाएं, सवाल ये है कि क्या अंग्रेजी के सामने और नई टेक्नोलॉजी के सामने क्या हमारी भाषाएं असमर्थ हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि भाषाएं असमर्थ नहीं हैं। भाषाओं को के उपयोग करने वाले लोग अगर हिम्मत जुटाएं, सपना देखें और योजना बनाएं तो भाषाएं समर्थ हो सकती हैं और अंग्रेजी को पछाड़ सकती हैं। हम अपनी भाषा को अनुवाद की भाषा नहीं बना सकते, और हमको संकल्प करना चाहिए कि हम अपनी भाषा को अनुवाद की भाषा नहीं बनाएंगे। हमारी भाषा है, हमारी भाषा की मौलिकता है। हम अपनी तमाम टेक्नोलॉजिकल नए अन्वेषण के बावजूद हम अपनी भाषा की मौलिकता को बनाए रख सकते हैं। ज़रूरत है नए संकल्प की, और इस संकल्प में समाज, व्यक्ति, संगठन जितना कारगर होते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है भारत सरकार की। मैं पुनः ये कहूँगा कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और वो जिम्मेदारी उठाए। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के सम्मेलन सफल होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रोते रहेंगे और भाषाओं के बारे में सम्मेलन वगैरह करते रहेंगे। ये सब चलता रहेगा। परंतु मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी यहाँ उपस्थित हैं, और भारत की जनता जब कोई संबोधित करती है अपना खुद को, तो लोकसभा अध्यक्ष को ही संबोधित करती है, दूसरे किसी को नहीं करती। और इसका मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। कम लोगों को याद है 6 मार्च 1975 को जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंडिया गेट पर रैली हुई, तो वो भारत के स्वतंत्र भारत की वो पहली ऐसी रैली है जिसमें उसमें ज्ञापन जो दिया गया वो प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया, वो ज्ञापन राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। 6 मार्च 1975 की रैली के 3 दिन बाद विपक्ष के 4 नेताओं ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी,
मधुलिमय, ज्योतिर्मय बसु और संभवतः श्यामनंदन मिश्र, इन 4 लोगों ने जो ज्ञापन दिया रिपोर्ट टू नेशन, उसका शीर्षक था रिपोर्ट टू नेशन, वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया। तो इस सम्मेलन में भी रिपोर्ट टू नेशन के तौर पर सरकार से इंस्टीट्यूट बनाने का काम या सरकार से भाषाओं की रक्षा का काम हम आज ओम बिरला जी को सौंपते हैं और मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जोरदार तालियां एक बार फिर से आदरणीय राम बहादुर राय जी के लिए। एक ओम ध्वनि संचरित, ओम ध्वनि संचरित नभ आकाश मुखरित, जीवन जगहित जनमानस, नित नवीन प्रज्ञा क्षण त्वरित। सम्माननीय ओम बिरला जी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ राजस्थान के और वर्तमान लोकसभा के 17वें अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत कीजिए। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम बिरला जी, एक बार खड़े होकर के अभिनंदन कीजिए। बेटे बिराजे बिराजे। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा के सम्मेलन में पधारे देश और दुनिया के विद्वान, लेखक, साहित्यकार और जो दुनिया के अंदर भारतीय भाषाओं का संवर्धन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, उसमें संवाद कर रहे हैं, उन सबको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय भाषा हमारी आत्मा है और भारत की संस्कृति, संस्कार, विचार, ज्ञान और हमारे वर्षों तक, हजारों वर्ष तक जिन्होंने भारतीय भाषाओं से भारतीय संस्कृति को जीवंत रखा, उन सबको भी हम याद करते हैं। किस तरीके से भारतीय भाषाओं की विचार को उन्होंने समय समय के अंदर देश के अंदर, दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसीलिए ये सम्मेलन अपने आप में जहाँ विचारों को साझा करने का मंच है, जहाँ भारतीय भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संवाद और किस तरीके से हम भारतीय भाषाओं को आज के युग के अंदर, आज के कालखंड में हम नौजवानों को भारतीय भाषाओं से जोड़ सकते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, वो चुनौती है कि हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को जो दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, जिसके भाषा के एक एक शब्द के अंदर भारत की आत्मा, संस्कृति बसती है, इस नई पीढ़ी को कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके लिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं।
अभी प्रवासी भारतीय के रूप में भी कई लोग दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में गए, विज्ञान के क्षेत्र में गए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गए, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गए, वित्त के क्षेत्र में गए, अलग अलग क्षेत्र के अंदर वो अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से दुनिया के उस देशों में समृद्धि, खुशहाली लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अनिल जोशी जी को, श्याम परांडे जी को धन्यवाद देता हूं, जो इन लोगों को किस तरीके से भारतीय भाषाओं से जोड़े रखें। और भी जोशी जी अमेरिका के कुछ नौजवान, यूएस के नौजवान बच्चों को लेकर आए थे पार्लियामेंट में, और वो वहां पर भारतीय भाषाओं को सीख रहे हैं, उनके ज्ञान को सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयास हमें करना चाहिए कि प्रवासी भारतीय जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं, निश्चित रूप से उन्हें अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर गर्व है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भारत की हो, चाहे दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर जाने वाली पीढ़ी हो, उस पीढ़ी को भारतीय भाषा में सीखे। मैं भारतीय भाषा से सभी भाषाओं को, क्योंकि कई बार एक हिंदी पे बोलते हैं तो लोग विवाद पैदा हो जाता है, इसलिए सम्मेलन का विषय रखा कि भारतीय भाषा, क्योंकि मलयालम भाषा भी, तेलुगु भाषा भी, हमने तो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। भारत में उपजी भारत की भाषा, भारत की बोली, जभी तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत जितनी विविधताएं नहीं, कहीं नहीं है। भारत के हर 40-50 किलोमीटर पर बोलियां परिवर्तन हो जाती है, वेशभूषा परिवर्तन हो जाती है, खान पान परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वह सब होने के बाद भी हमारी संस्कृति का आधार इतना मजबूत है, हमारे लोकतंत्र की ताकत इतनी मजबूत है कि उन सबको जोड़ने का काम किया। राम बहादुर राय जी की भावनाओं को मैं समझाऊं और उन भावनाओं पे हमने काम शुरू कर दिया है। भारत की संसद में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं का समांतर अनुवाद अब संसद में होता है, और मुझे खुशी है कि कई माननीय सांसद अपनी भाषा के अंदर संसद के लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात कहते हैं। और मेरा प्रयास होगा कि इस बजट सत्र के अंदर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सांसद सब अपनी भाषा में बात रखें, ताकि हम भारत की भाषाओं की विविधताएं उस संसद के लोकतंत्र के मंदिर में देख सकें। और ये प्रयास शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की है और ये कदम हमने बढ़ाया है, क्योंकि राम बहादुर राय जी ने कई बार संसद की रिपोर्टिंग की, वो जानते थे कि कोई जमाना था कि नीचे से ऊपर तक हिंदी, मलयालम, तेलुगु बोलने, सब भाषाओं के बोलने वाले लोग भी केवल एक ही भाषा में बोलते थे, वो जानते थे, लेकिन उनको लगता था कि हम जो हमारी आज़ादी के पहले की भाषा उसमें बोलेंगे तो विद्वान कहलाएंगे, विद्वता कहलाएंगे। आजकल ये भी ज़माना हो गया कि विद्वता, विद्वान के लिए भी भाषाओं का उपयोग होता है, लेकिन जो जड़ों से जुटी रहते हैं, जो भारत की मिट्टी से जुड़े रहते हैं, उनको अपनी भाषा में बोलना चाहिए। मैं भी देखता हूँ दुनिया के अंदर, जब अलग अलग देशों के अंदर मैं जाता हूँ
तो कई देश के राष्ट्राध्यक्ष केवल अपनी भाषा में बात करते हैं, वो कभी अलग भाषा में बात नहीं करते, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी मंच पे, वैश्विक मंच पर जाएंगे, अपनी भाषा में बात करेंगे। हम भी दुनिया के संसद के अंदर किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, हम अपनी भाषा में बात करते हैं। हमें गर्व है हमारी भाषा पर, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारी भाषा पर। और भारतीय भाषा पर अगर हम दुनिया के उन प्लेटफॉर्म पर नहीं कहेंगे तो कौन दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत की भाषाओं पर कहेंगे। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि वैश्विक मंचों पर भी भारतीय भाषाओं पर अपनी बात को रखी जाए। और आज इस दौर के, इस कालखंड में ये दौर शुरू हो चुका है। मुझे खुशी है कि आप सब यहाँ पर भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उस पर गौरवान्वित करने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता पर गर्व करने में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और दुनिया के अंदर हमारे हिंदी कलाकारों ने भी, हिंदी फिल्मों में गायककार, कवि, गीतकार ने भी दुनिया के अंदर हमारी भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम किया। और दुनिया के कई देशों में जाता हूं तो वहाँ लोग कहते हैं कि हमें आपके हिंदी गाने अच्छे लगते हैं, हिंदी फिल्में अच्छी लगती है। तो उनको गर्व है, वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कितनी समृद्ध भाषा है भारतीय भाषाएं। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषा, हर भाषा समृद्ध है, जिसमें भारत की मिट्टी, भारत की संस्कृति की झलक नजर आती है। और जब दुनिया के अंदर हम जाएं तो अपनी भाषा में बात करें तो निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित महसूस होगा। और जो अपेक्षाएं मुझसे की गई है, राम बहादुर राय जी ने, श्याम पराडे जी ने, जोशी जी ने, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूं। भारत की संसद के लोकतंत्र के मंदिर में भारत की 22 भाषाओं में संवाद हो, चर्चा हो, समानता अनुवाद है, जिसको जिस भाषा में सुनना है सुने। हम किसी पर भाषा थोपने का काम नहीं करते, हमारा प्रयास किसी भाषा थोपने का भी काम नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर है कि भारतीय भाषा का प्रसार हो, भारत भाषा की समृद्धि, खुशहाली, उसके माध्यम से भारत की संस्कृति दुनिया में पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। ये हर अपने अपने देश के लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम भी हमारी भारतीय भाषाओं पर गर्व करते हैं और कोशिश करेंगे कि संसद में भारतीय भाषाओं पर चर्चा हो, संवाद हो। और अभी हम 10 भाषाओं के अंदर हमारे पेपर्स अनुवाद कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम संसद के अंदर 22 भाषाओं का उपयोग कर सकें। इसके प्रयास हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सम्मेलन की व्यापक दृष्टि और आप व्यापक विचार विमर्श, गहन विचार विमर्श, आपकी रचनात्मक विचार विमर्श, आपके भारतीय भाषाओं के संप्रेषण के लिए आपके प्रयास निश्चित रूप से एक दिन परिणाम लाएंगे। और ये परिणाम आने लगे हैं कि दुनिया के अंदर भारतीय योग, आयुर्वेद, साहित्य, संगीत, कला, जीवन दृष्टि पर आज दुनिया चर्चा करने लगी है। शांति के लिए दुनिया के लोग भारत आने लगे हैं। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया के अंदर हमारे ध्वज को फहरा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे सम्मेलनों से, विचार विमर्श के गहन अध्ययन से और आने वाली पीढ़ी को
हम भारतीय भाषाओं पे गर्व हो, भारतीय भाषा हमारी भाषा है, इसके प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएंगे। मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय। और अब राष्ट्रगान होगा। आप सबसे अनुरोध कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम